ओके मालिक, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपना चल रहा है, तो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट करते हैं। ओके, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा नहीं होगा, ये लेक्चर छोटा सा होगा। तो ये लेक्चर में अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्लोज करते हैं और उसके बाद दो छोटी मोटी चीज़ें वो अपन अपडेट करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बेसिक पॉइंट थोड़ा सा पेंडिंग था बट वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया। तो एक बार वापस मैं रिपीट कर दूं क्या क्या था मालिक। सबसे पहले अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ये पढ़ा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या नहीं होने चाहिए, डायरेक्टर जो बनने के लिए है वो पर्सन को क्या नहीं होना चाहिए, वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए छास का, उसकी पेकोनरी रिलेशनशिप 10% के ऊपर नहीं होनी चाहिए छास के साथ में। ये क्लियर था, लेकिन उसमें अपन ने क्लियर बोला कि आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करेंगे, ये क्लियर आप ध्यान रखना। ओके, यहां पर नॉट एक्सेड उसकी जो टोटल इनकम होगी उसके कंपेयर में, ये याद रखना आपने को। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट, और उसके साथ में आपको दो और दिए हुए, प्रमोटर के साथ भी ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, डायरेक्टर के साथ भी नहीं होने चाहिए, तो छास, प्रमोटर, डायरेक्टर। उसके बाद हमने बताया कि उसके रिलेटिव्स क्या नहीं होने चाहिए, तो उसके रिलेटिव्स चार चीजें नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए, इंडेप्टनेस नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, या पेक्यूनरी रिलेशनशिप जिसके अंदर 50 लाख 2%, 50 लाख और 50 लाख और 2%। और यहां पर ये चारों में, ओके, ये चारों के कंटेक्स्ट में अपने को 2 प्रीसीडिंग ईयर्स और प्लस करंट ईयर ऐसे आएगा। ओके, जो अभी क्योंकि ऑल टुगेदर मैं बता रहा हूं, ये पिछले बार नहीं बताया, लेकिन अभी के लिए 2 प्रीसीडिंग ईयर प्लस करंट ईयर। इसके बाद बोला है कि जो बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है वो और उसके रिलेटिव मिलके कंपनी में, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में केएमपी नहीं हो सकते, एम्प्लॉय नहीं हो सकते, डायरेक्टर नहीं हो सकते। कब? पिछले 3 साल प्लस करंट ईयर में। और उसके साथ में अपन ने और एक डिस्कशन किया कि अगर एम्प्लॉय पिछले 3 साल में, ओके, कोई रिलेटिव होता है, यानी कोई रिलेटिव अगर एम्प्लॉय होता है पिछले 3 साल में और करंट ईयर में नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एम्प्लॉय केस में एक एग्जम्पशन दे दिया कि एम्प्लॉय केस में यू शुड चेक ओनली फॉर करंट ईयर, एम्प्लॉय ओनली फॉर रिलेटिव, हां, बट ओनली फॉर रिलेटिव करंट ईयर शुड बी चेक, बाकी कुछ नहीं। एवरीबडी क्लियर ये? ओके, ये होने के बाद अपन आगे गए कि भाई खुद जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो और उसके रिलेटिव, ओके, पर्सन, पार्टनर जो पर्सन है और वो उसके रिलेटिव, पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। किसमें? सीए फर्म, सीएस फर्म, सीडब्ल्यू फर्म जो उनकी ऑडिटर्स है, और ओके लीगल कंसल्टिंग फर्म, ओके, वहां पर से 10% या उससे ज्यादा इनकम आ रही होगी, ओके, जिस कंपनी से, वहां पर वो बंदा पार्टनर, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अब ये होने के बाद, अब यहां पर काम खत्म होने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, वोटिंग राइट्स। कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर किया इन लोग ने, बोला है कि तुम और तुम्हारे रिलेटिव मिलके कंपनी के अंदर, आई एम वेरी क्लियर वर्ड, अब यहां पर कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी मत करना, ओनली विथ कंपनी, ओनली विथ कंपनी तुम्हारे 2% से ज्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। ओके, यानी ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? खाली कंपनी में है। यानी आपके वोटिंग पावर, ओके, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में रहे तो ठीक है, लेकिन मेक इट श्योर आपकी सब लिमिट ऊपर की फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वोटिंग राइट्स है तो ऊपर की जो लिमिट है शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट रिलेटिव का, वो प्रॉब्लम में आएगा। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंधी इन्वेस्ट कर सकते हो होल्डिंग सब्सिडरी में, इसका मतलब, क्योंकि आप यहां पर क्या दिया हुआ है, आप और रिलेटिव मिलके है, तो ऊपर रिलेटिव के ऊपर क्राइटेरिया रेस्ट्रिक्शन है, कितने का था? 50 लाख और 2%, अगर आपको याद होगा तो। यहां पर आप और रिलेटिव मिलके खाली वोटिंग पावर की बात की है 2% इन कंपनी नहीं होना चाहिए। तो सर इसका मतलब क्या मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, जो अपनी बात हुई थी, एग्जांपल जो पिछले लेक्चर में बात किया था, क्या वो, ओके, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में इन्वेस्ट कर सकता है? क्या वो शेयर होल्ड कर सकता है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में? कहीं पर भी वो रेस्ट्रिक्शन है क्या? आंसर इज नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी वो बंदा, रिलेटिव नहीं, हां, वो बंदा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शंस। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है, तो यहां पर कहीं पर भी इशू नहीं आएगा, लेकिन वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। जिस कंपनी में वो क्या बनने जा रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें वो कितने परसेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए? 2%। ओके, लेकिन वो अकेला नहीं, वो प्लस रिलेटिव, ये 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स नहीं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, यानी अगर 2% होल्ड किया या 2 से ज्यादा होल्ड किया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। 2 से नीचे रहा या 1.99% वोटिंग पावर है, चलेगा। 2 से नीचे चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। ओके, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी सेक्शन ही डायरेक्टली बोलता है टाटा बाय बाय। ओके, ये होने के बाद आखिरी कॉन्सेप्ट है। अब ये आखिरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वापस एग्जांपल से, मैं वो रीड करने से अच्छा एग्जांपल ही बता देता हूं ताकि क्या वापस कंफ्यूजन ना हो। ओके, कौन सी लिमिटेड थी अपनी कौन सी लिमिटेड थी एग्जांपल में? एक्स लिमिटेड। कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है? मिस्टर ए। अब यहां पर समझ करो, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ओके, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लेते ए बी सी, ओके, सेक्शन 8 कंपनी है।
एबीसी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन 8 कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब यहां पर ये लोग और एक रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि मैं या मिस्टर ए या उनका रिलेटिव वो इस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं हो सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं हो सकता। ओके, जिस कंपनी में बनना है वहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है एंड दैट कंट्रीब्यूशन ही रिसीव्स इज 25% और मोर। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या समझ शुरू क्या बोल रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनी को, सेक्शन एबीसी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, उनको एक्स लिमिटेड से जो चैरिटी जा रही है, एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, चैरिटी कर रहा है। चैरिटी कौन सी कंपनी को कर रहा है, एबीसी को, जो सेक्शन 8 कंपनी है। ओके, यहां पर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या एबीसी पे जो चैरिटी जारी है, क्या वो टोटल कंट्रीब्यूशन जो आता है सेक्शन 8 कंपनी को, टोटल जो आता है, ओके, उसमें से क्या ये 25% या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो एबीसी के इसमें आप क्या नहीं बन सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके, ये नहीं हो सकते। और मैं वापस बता रहा हूं, नहीं बन सकते मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप क्या चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है, हाँ, मतलब नहीं बन सकते, मतलब अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ये नहीं हो सकते। मैं इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, तो उसको रेक्टिफाई कर रहा था मैं, रेक्टिफाई मतलब रिवर्स कर रहा हूं। यानी अगर मैं इस कंपनी का जिसको 25% से ज्यादा पैसा एक्स लिमिटेड से मिल रहा है, अगर मैं उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हूं तो मैं एक्स लिमिटेड का क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये रेस्ट्रिक्शन आपको डाला हुआ है। लेकिन वापस एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जो पैसा आएगा वापस, ओके, ये जो कंपनी को एबीसी को मिलना चाहिए, ये खाली एक्स लिमिटेड से नहीं आएगा, ये छास रहेगा प्लस प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से गड़बड़ मत करना। प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी एमसीक्यू के लिए मैटर करेगा, एमसीक्यू के लिए मैटर करेगा। जब मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू के लिए मैटर करेगा, इसका मतलब एबीसी को खाली एक्स लिमिटेड से पैसा नहीं आ रहा है, एक्स लिमिटेड, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट और प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ओनली, प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ओनली। इसका मतलब अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नोट करोगे टर्मिनोलॉजी में, यहां पर जब मैं बोलता था कि गारंटी दी, इंडेप्टनेस दिया, अगर आपने इधर नोट किया होगा, इंडेप्टनेस है रिलेटिव्स केस में, याद आया 50 लाख, उसमें छास का डायरेक्टर, छास का प्रमोटर सब आएंगे, लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में सब नहीं आएंगे। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोटर एंड डायरेक्टर ओनली ऑफ ए कंपनी, यानी छास नहीं, ओनली ऑफ ए कंपनी। अगर प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग या प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी वो इन्वेस्टमेंट, वो कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, ओके, सेक्शन 8 कंपनी में, तो वो कैलकुलेशन में लाना नहीं है। तो इसमें कैलकुलेशन में जो 25% कैलकुलेट करो, देखो अपने को 25% कैलकुलेट करना है। 25% कैलकुलेट करने में किसका किसका पैसा कैलकुलेट करेंगे, एक्स लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड की होल्डिंग का, एक्स लिमिटेड में एग्जांपल से जा रहा हूं, एक्स लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड की होल्डिंग का, एक्स लिमिटेड की सब्सिडी का, एक्स लिमिटेड का एसोसिएट का, एंड प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ओनली, प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ओनली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इधर अगर आप देखोगे रिलेटिव्स के क्राइटेरिया में जो ये मैंने बताया, रिलेटिव्स के क्राइटेरिया में अगर आप देखोगे तो यहां पर अपन ने छास प्लस डायरेक्टर प्लस प्रमोटर लिखा है, तो यहां पर डायरेक्टर प्लस प्रमोटर ऑफ खाली कंपनी नहीं है, ऑफ छास है। तो यहां पर खाली डायरेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ कंपनी प्लस होल्डिंग्स छास प्लस प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी, दैट्स इट। मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है, तो मेरे को बताओ उस चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं क्या रहा तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर, और मैं अकेला या मेरे रिलेटिव्स भी सब लोग में से कोई भी रहा तो, ओके। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, बोलते तुम चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर नहीं हो, ठीक है मालिक, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर नहीं हूं, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं है अपन, इस केस में चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो दूसरा एंगल भी चेक किया जाएगा। यानी यहां पर खाली ये क्राइटेरिया नहीं है, इसके साथ में और एक क्राइटेरिया है कि यहां पर आपको 2% वोटिंग पावर्स मतलब 2% का उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर इस सेक्शन 8 कंपनी में भी 2% का क्राइटेरिया है। यानी अगर आपके पास उस कंपनी में 2% से ज्यादा राइट्स है, 2% से ज्यादा शेयर है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। तो मेरे को बताओ सेक्शन 8 कंपनी के आप क्या क्या हो तो क्या क्या नहीं बन सकते। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो
डायरेक्टर हो या 2%, आप अकेले नहीं, आप और रिलेटिव्स मिला के, अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, ओके, और उस कंपनी को 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पैसा आ रहा है, ओके, तो उस कंपनी में अपन क्या नहीं बन पाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर है मालिक? ओके, एकदम आराम से जाना, एकदम आराम से, बिकॉज दिस इज लास्ट वन, और इसको मैं समराइज करूंगा अभी पूरा का पूरा, एक समराइज पूरे समरी में डालूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली एकदम दिमाग में रखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्राइटेरिया फिल्टर जो करेंगे, ओके, ये एक एक चीज देखते जाएंगे, और ये कंटिन्यूस जब तक उसका टर्म रहेगा तब तक वैलिड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जब ये अपॉइंटमेंट रहेगा तभी ये चेक किया जाएगा, तभी तो चेक किया ही जाएगा अपॉइंटमेंट करने के लिए। मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट कब होगा? मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट होने के पहले ये चेक किया जाएगा ना मालिक, ओके, उसके बाद जब तक उसका टर्म है ये बराबर फॉलो होना चाहिए। अगर ये एक भी नॉन कंप्लायंस हुआ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक भी टर्म, एक भी, तो दैट इज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड मतलब वैकेशन ऑफ ऑफिस होता है, डिस्क्वालिफाइड नहीं बोलेंगे इसको, वेकेट करना पड़ेगा, ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। 167 आएगा, 164 नहीं आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग, 164 इज डिस्क्वालिफिकेशन, 167 इज वेकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन इज बिफोर अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन इज बिफोर अपॉइंटमेंट, यानी अगर इनमें से ऑलरेडी है, एग्जांपल ये इसमें से ऑलरेडी है तो ये बन ही नहीं सकता, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जैसा हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन जैसा हो गया। लेकिन ये बन चुका है डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुका, और बाद में इसका कुछ इश्यू आया, बाद में उसने इन्वेस्टमेंट किया उसमें सेक्शन 8 कंपनी में, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा, तो 167 बन जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन इज बिफोर एंड वेकेशन इज आफ्टर, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड। ये कॉन्सेप्ट अपने लिए रहेगा। भारत माता की जय, समझ में आया ये पॉइंट एवरीबॉडी? बस ये सारी चीजें अब रटनी है और रट के दिमाग में डालनी है। तो मैं एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा फुलफिल करता हूं, उसके पहले एक बार ये चीज रिपीट कर दो बस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में कितने चाहिए मुझे? 1/3 चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 10, 50, 100, उसमें मिनिमम 2 का मैंने क्राइटेरिया बताया। अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो 2 ही रखने, तो मैं रख नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं, आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल भी बता दिया आपको। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसके बाद अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान दे दीजिए, ताकि मैं चार्ट फॉर्म में बना देता हूं, और इसको आपको बनाना बाद में बना लेना, क्योंकि ये नोट्स में आपके पास अपडेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला मेरा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था, क्या करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या होना चाहिए? सबसे पहला इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, और भाई नो एमडी। ठीक है, इधर तक किसी को दिक्कत नहीं? ओके, दूसरा पॉइंट, अब खुद जो बंदा है, पर्सन, जो पर्सन है वो खाली पर्सन, पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? अगर आपको समझा होगा, पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? प्रमोटर। प्रमोटर किसका नहीं होना चाहिए? छास का, कंपनी का नहीं, छास का। प्रमोटर किसका नहीं होना चाहिए? छास का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। सब लोग मेरे साथ ही है? ओके, और दूसरा उसके साथ में क्या बोला है? उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पेक्यूनरी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। किसके साथ है ये? छास प्लस प्रमोटर प्लस डायरेक्टर। और ये कितना अमाउंट के ऊपर नहीं होना चाहिए? 10%, 10% ऑफ टोटल इनकम। ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या नोट किया था, जो मैंने बताया था आपको? कौन से ट्रांजेक्शन नहीं लोगे? आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। ये नोटिफिकेशन है, अच्छे से याद रखना। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर पेक्यूनरी रिलेशनशिप इन क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? जो मेंबर को रेट पे देते हैं वही रेट पे आपको दिया गया, दैट इज आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। इस तरह से कैलकुलेशन आपका होगा। ओके, और यहां पर जब आप ये कैलकुलेट करोगे, ओके, ये वाला पॉइंट जो कैलकुलेशन में जाएगा, ओके, ये 10% वाला पॉइंट ये जो जाएगा, इट विल बी, दिस विल बी, यू नीड टू टेक केयर। मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर? ओके, ये होने के बाद थर्ड क्राइटेरिया जो आता है, ये आता है रिलेटिव्स का। रिलेटिव्स का बताइए मालिक, रिलेटिव्स का क्या क्या? 3 चीजें मैंने बताई, 4 चीजें क्या बताई? 4 चीजें क्या बताई? सिक्योरिटी, मैं शॉर्ट में ही अपडेट कर रहा हूं मालिक। सिक्योरिटी, उसके बाद इनडेप्टनेस, गारंटी और पेक्यूनरी रिलेशनशिप। हाँ, अमाउंट बताओ, इसमें कितना था? 50 और 2%, विच एवर इज हाइयर। इधर 50, इधर 50, इधर 2%। ओके, ये मोर 2% और मोर, उसके इसमें ये जाएगा मोर, ये नहीं होना चाहिए मालिक। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट अपने को देखना है, इसके ऊपर कुछ भी रहा क्राइटेरिया अपने को ध्यान देना पड़ेगा, रिलेशनशिप विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटिव्स के लिए। इसके बाद चौथा पॉइंट किसका आया बेटा, मेरे को बताओ? ओके, पर्सन
प्लस रिलेटिव दोनों के लिए। अब घाई मत करना, ये अच्छे से ध्यान में रहना क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले वो बंदा क्या नहीं होना चाहिए, और हाँ इसमें ये देखो स्क्रीन पे देखो एक बार, स्क्रीन पे। ओके स्क्रीन पे देखो, 2 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर, 2 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। मैं जब प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, 2 प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ मतलब पिछले साल का, पिछले 2 साल, और इंक्लूडिंग करंट ईयर जिस ईयर में वो अपॉइंटमेंट कर रहा है। क्लियर ये तो पहले वाले दोनों 2 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर है, गड़बड़ मत करना। 2 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर मतलब एक्चुअली देखा जाए जिस साल में अपॉइंटमेंट रहा है उसको मिला के 3 साल, जिस साल में अपॉइंटमेंट रहा है उसको मिला के 3 साल। ओके वापस बोल रहा हूँ, ये सारा इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ ना मां कसम में, सिर्फ एमसीक्यू के लिए। बाकी थियोरेटिकल आंसर आया तो इतना पंचायती लिखते मत बैठना, फटाफट क्लोज कर देना, या तो मैंने बोला ही ऑप्शन क्या दिया ये छोड़ के दूसरा आंसर देखना। और ऐसी थियरी आने लग गई इंस्टीट्यूट की तो मतलब गेम ही ओवर है। कॉन्सेप्चुअल थियरी आएगी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, कौन सा वाला, इतने डायरेक्टर थे, इतने डायरेक्टर चाहिए, कितने डायरेक्टर है, क्या रिज्यूम करेंगे, और इसके बाद वाला रिजोल्यूशन कौन सा पास करना है, ये क्लियर रहेगा हमारे। क्लियर? ओके अब पहला बताओ मेरे को, आप बताओ, नोट्स में मत देखो कोई भी, अभी नोट्स में मत देखिए, मेरे को बताओ सबसे पहला। ओके अब मेरे को बताओ पर्सन प्लस रिलेटिव में मैं नाम दे रहा हूँ, आप बताओ किसका किसका। KMP, क्या यार ये कैसा है ये लिंक, KMP प्लस एम्प्लॉई प्लस डायरेक्टर, याद आया कौन सी कंपनी में। नोट्स में मत देखो, छास है, छास रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, कितने साल, 3 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन है, क्या एग्जम्पशन है बेटा, रिलेटिव, एक सेकेंड, हाँ रिलेटिव फॉर एम्प्लॉय, हाँ रिलेटिव अगर KMP रहा तो 3 साल प्लस 1 साल, रिलेटिव अगर डायरेक्टर रहा तो 3 साल प्लस 1 साल, लेकिन रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है ओनली करंट ईयर। क्लियर? ये करंट ईयर मतलब 3 साल देखना ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में तेरा रिलेटिव एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए उधर, छास में करंट ईयर में तेरा रिलेटिव एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए करंट ईयर में। लेकिन अगर वो KMP है तो पिछले 3 साल प्लस 1 साल मतलब 4 साल देखना पड़ेगा। देखो डिफरेंस क्या है, अगर ये वाला देखोगे तो इधर देखोगे तो 3 साल हो रहा है, इधर देखोगे तो 3 साल हो रहा है ये वाला भी, और इधर देखोगे तो ये कितना साल हो जाना चाहिए, 4 साल इंक्लूडिंग करंट ईयर। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, बस ये डिफरेंस मेजर है, इसलिए मैंने बोला समरी में ध्यान रखना है। बट अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो खाली करंट ईयर में देखना है, रिलेटिव एम्प्लॉय है करंट ईयर में तो गया, नहीं बन सकता तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो लास्ट ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने छोड़ दिया होना चाहिए, करंट ईयर में वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर में अगर लास्ट 3 साल में एम्प्लॉय था वो, लेकिन करंट ईयर में एम्प्लॉय नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबल है। एलिजिबल है मतलब एलिजिबल हूं मैं, मेरे को दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी कब वाट लगी, ये पढ़ रहे हैं अबे, एलिजिबिलिटी कब वाट लगेगी, तो एलिजिबिलिटी वाट कब लगेगी, जब एम्प्लॉय करंट ईयर में एम्प्लॉय रहेगा, रिलेटिव एम्प्लॉय रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय 3 साल से रिलेटिव था और करंट ईयर में है ही नहीं, वो छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म स्टोरी, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके अब अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप मेरे को बताओ। मेरे को ये तो मैंने आपको रटाया हुआ भी है, बताइए मेरे को, पार्टनर, पूरा ही लिखता हूँ नहीं तो वापस याद नहीं रहेगा, वापस रिवाइज करते हुए अच्छा रहेगा। पार्टनर, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय, किसका किसका। अब इसमें 2 निकालोगे, अब इसमें 2 निकालोगे, 2 चीज निकालनी हुई, मेरे को बताओ किसमें, CA, CS, CWA। क्या इसमें अमाउंट कुछ एग्जम्प्ट है? नहीं, अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं है, यानी अगर आपका ट्रांजेक्शन 1 रुपए का भी हो रहा होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। लेकिन और एक चीज थी, लीगल फर्म, ओके, लेकिन इसमें क्या एग्जम्प्ट अमाउंट है, एग्जम्प्ट अमाउंट 10% ऑफ टोटल इनकम के नीचे अगर आपको मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आ रहा है तो गया। अब मेरे को बताओ इधर पीरियड क्या था बेटा, 3 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर, ठीक है, ये हो गया आपका काम। और ये होने के बाद मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ, खाली क्या था इसमें, C कंपनी। हाँ इधर याद रखना ये छास है, ये छास होगा पूरा, छास इधर लिखना भूल गया, छास, ठीक है। 2% ऑफ वोटिंग पावर कंपनी। एंड लास्ट पॉइंट क्या था मेरे को बताओ, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और 2% ऑफ वोटिंग। मैंने तीनों एक साथ में कर दिया जो उन्होंने अलग किए हुए हैं, ठीक है। ऑफ किसका, NPO, NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या ले रही है, 25% और मोर कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके मिला होगा किससे, छास प्लस प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी ओनली।
ओके ये है तेरे क्राइटेरिया, ये हो गया तेरा पूरा पॉइंट, ये खत्म हो गई तेरी स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी समझ में आ जाना चाहिए। ओके तो इसको रटना चाहिए आपने, और रटना भी कारण एक ही है एमसीक्यू के लिए। अगर थियोरेटिकल आंसर है बहुत मुश्किल है, हाँ थियोरेटिकल आंसर कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑडिट, लेकिन ऑडिट में और एक पॉइंट ऐड होगा। जब आप ऑडिट में पढ़ोगे तो आपको ऑडिट में एलओडीआर की वजह से और एक पॉइंट इसके अंदर ऐड होगा, ये वो बाद में देखेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते लॉ के चक्कर में, है ना। क्लियर है ये मालिक? तो अभी तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ये 3 चीजें अपन ने कर ली है खत्म। मेरे ख्याल से आप सब कॉन्फिडेंटली हो गया अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पक्का? अगर कुछ भी वापस याद नहीं आना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और कि जिसको आप रट लेना वापस, ये नोट से आप इसमें फटाफट देख के रट लीजिए, और कोई डाउट आया तो आप मेरे को बता दीजिए, है ना। ओके ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है और कितना टेन्योर वाला कॉन्सेप्ट अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म क्या होगा मैं वापस समझा देता हूं। मैंने आपको पहले भी समझाया, अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म विल बी सेक्शन 160 और एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर, व्हाटएवर इट मे बी। मैकेनिज्म मुझे ऊपर के ही है, लेकिन इसमें टेन्योर अलग से दिया है, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर में भी टेन्योर क्या था, 3 साल। मैकेनिज्म अपन 160 यूज कर रहे थे, लेकिन टेन्योर क्या था, 3 साल। यहां पर भी मैकेनिज्म अपन अभी यूज करेंगे। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म जो अपन ऊपर के है वो सब मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेन्योर क्या होगा और टर्म कैसा होगा वो देख रहे हैं। तो यहां पर याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आपको एक एडिशनल क्वेश्चन आएगा, दैट इज टेन्योर। और टेन्योर को अच्छे से याद रखो। ओके यहां पर ये लोग टेन्योर से ज्यादा ओके वर्डिंग जो यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं। जैसे ऑडिट में टर्म होता है, ओके ऑडिटर कैन बी एन ऑफ ए कंपनी फॉर ए टर्म, उसी तरह the tenure of an independent director will be for 2 terms maximum and 2 terms of 5 years each। कुछ समझ में आया? ओके यानी वो कितने साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, कितने साल के लिए बन सकता है, 10 साल तक है। लेकिन 10 साल के लिए बनने का तरीका क्या होगा, पहली बार जब अपॉइंट होगा वो कितने साल के लिए, 5 साल, और उसके बाद वापस अपॉइंट होगा वो 5 साल। कंटिन्यूअस 10 साल? नहीं कंटिन्यूअस 10 साल कभी नहीं होगा, टर्म 2 टर्म बोला है। तो पहला टर्म कितने साल का होगा, 5 साल। तेरे को अपॉइंट हो गया, फिर तेरा टर्म खत्म हो गया, वापस अगर तेरे को रीअपॉइंट करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन वापस जो टर्म होगा वो कितने साल का होगा, 5 साल। लेकिन हाँ बीच में कूलिंग पीरियड है? नहीं इसमें कूलिंग पीरियड 2 टर्म खत्म होने के बाद कूलिंग पीरियड चालू होगा। वही तो बोल रहा हूं, 2 टर्म खत्म होने के बाद कूलिंग पीरियड होगा। टर्म्स के ऊपर बात करेंगे अपन, टर्म्स, क्योंकि मैं बता रहा हूं टर्म्स क्यों मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूं, मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं। 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। ओके कंडीशन क्या है, सेकेंड टर्म में वर्ड यूज क्या कर रहा हूं, सेकेंड टर्म जब उसको अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंटमेंट शुड बी ओनली फॉर एसआर, बाय एसआर। स्पेशल रिजोल्यूशन के बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। यानी सेकंड टर्म में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वापस अपॉइंट किया जाएगा वो कितने पास करना, पहले इसमें वो ओआर से हो जाएगा एलिजिबल। सेकंड टर्म में जब उसको अपॉइंट करना होगा, भले वो लिमिट्स में हो या ना हो, आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? ये टर्म का आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद कूलिंग पीरियड है, जो हमेशा अपने ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही है, कूलिंग पीरियड कितना होगा, 3 इयर्स। यानी मेरे को बताओ वो कितने साल एक साथ में काम करेगा, 10 साल। उसके बाद कूलिंग पीरियड कितना होगा, 3 साल। उसके बाद वापस बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कूलिंग पीरियड हो गया 3 साल का, ओके वापस तुम एलिजिबल बनते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर है? ओके तो मेरे को बताइए वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म कितना है, 2 टर्म्स। आंसर याद रखो, गड़बड़ मत करो, डोंट टेल मी 5 इयर्स। मैं बोल रहा हूं उसका कारण 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स, मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स ऑफ ईच टर्म, मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स फॉर ईच टर्म। Okay, whenever he is appointed for second term, which resolution you need to pass? SR need to be passed. Okay, for the second term appointment. मेरे ख्याल से क्लियर? फ्रीज करे? Okay. अब मेरा इस पे क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए ये पॉइंट आया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैं 3 साल के लिए अपॉइंट करूं? 5 साल आपने बोला है, लेकिन वर्डिंग मैंने बोली मैक्सिमम 5 इयर्स। तो मेरा क्वेश्चन है क्या 3 साल के लिए अपॉइंट करूं उसको? ठीक है, तो मैंने मिस्टर ए को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। कितने साल के लिए? 3 साल। 3 साल खत्म हुए। अब हम चाहते हैं कि वापस उसको रीअपॉइंट करें, और वापस हम 3 साल के लिए करना चाहते हैं। ओके यार, रेदर देन मैं उसको उल्टा थोड़ा सा और रिलैक्स करता हूं ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो। मैं उसको वापस 1 साल के लिए करना चाहता हूं। 3 साल के लिए नहीं करना चाहता, 1 साल के लिए करना चाहता है। यानी पहले बार मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया था वो कितने साल के लिए बेटा? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। ओके अब मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए को वापस अपॉइंट करना चाहता हूं, और 1 ईयर, क्योंकि 3 साल एक्सपायर हो गया, 1 ईयर, इयर्स नहीं 1 ईयर के लिए करना चाहता हूं। अब मेरे को बताओ, ओके डू आई नीड टू पास एसआर और इट कैन बी ओआर? डू आई नीड टू पास एसआर या ओआर? चलेगा। ये इसीलिए मैंने एम्फसाइज किया टर्म, इट इज टर्म। Whenever he is appointed for second term, SR need to be passed. Okay, it doesn't matter वो टर्म कितने साल का है।
ओके अब मेरा क्वेश्चन, अगर यानी यहां पर उसका अपॉइंटमेंट कौन से इससे होना चाहिए, खाली एसआर से। भले ही वो उसका, आप ऐसा डिबेट नहीं करोगे 5 साल किधर खत्म हुआ सर, 3 साल हुआ, उसके बाद तो 2 साल अभी बाकी है, तो 2 साल के लिए तो और यूज करेंगे हम लोग। पॉसिबल नहीं है भाई, हमने टर्म की बात की है, हमने ईयर्स की बात नहीं की है। हमने एक टर्म में मैक्सिमम ईयर दिया है तुम्हें। अब एक टर्म में तुम उसको कम ईयर में करो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके अगर आप समझ में आ गया तो मेरे को बताओ, ये 1 साल का टर्म खत्म हुआ, अब मेरा क्वेश्चन है, मिस्टर ए को वापस अपॉइंट करना है 1 साल के लिए, कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टर्म खत्म हुआ है। तो यहां पर आप कैलकुलेशन 10 साल नहीं मारोगे, यहां पर कैलकुलेशन 10 साल नहीं मारोगे, यहां पर कैलकुलेशन होगा टर्म। कितने टर्म खत्म हो गए तेरे? 2 टर्म। कितने साल के, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5 साल। ऐसा नहीं होगा तू 7 साल के लिए अपॉइंट करेगा, 5 साल इज मैक्सिमम। तो तू 3 साल के लिए कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा टर्म आ रहा है 1 साल के लिए कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 टर्म खत्म ना, खत्म, टाटा बाय बाय, 3 साल के बाद वापस आना। तो यहां पर इसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इसका 3 इयर्स ऑफ कूलिंग पीरियड चालू होगा यहां पर। मेरे ख्याल से आई डू थिंक यू गॉट द पॉइंट। अभी मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल अलग पॉइंट है। ओके आई डू थिंक सबको स्ट्रक्चर क्लियर है, एवरीबडी? ओ पंडर लोग, सबको समझ में आया? तुम भी वर्चुअल में जो भी बैठे समझ में आया होगा होपफुली आपको क्या मैं बता रहा। लेकिन याद रखना वर्डिंग क्या होगी यहां पर। वर्ड मैंने क्या यूज किया, टर्म के लिए अपॉइंटेड किया जाता है, इट इज नॉट फॉर ईयर। हाँ, बट ईच टर्म कैन बी ऑफ मैक्सिमम 5 years, इट कैन बी लेस देन 5 years ऑल्सो। ओके मेरा क्वेश्चन और एक आएगा, कैन आई रिमूव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिफोर द टर्म एक्सपायरी ऑफ द टर्म? आंसर इज यस। 169, आप 169 का राइट छीन नहीं सकते, मेंबर के हाथ का राइट नहीं छीन सकते। मेंबर के पास हमेशा पावर होगा कि उसको निकालना है या करना है, दैट्स इट। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मेरे ख्याल से पक्का क्लियर है। यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कहानी खत्म हो जाती है, जो अपन ने आज की ऑलमोस्ट 1 hour एंड सो वी स्पेंड ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली समझा होगा, क्रक्स दिमाग में गया होगा, तो इसको आपने रिवाइज करना है वापस। मेरे ख्याल से ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बैठ गया। मेनली है ना, आपने इस पे एफर्ट्स करने हैं, और जो भी एडिशनल एफर्ट रहेंगे इसको रटने के लिए, वो भी रटना है, और कुछ है नहीं उसके अंदर। ओके और ये टेन्योर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। टेन्योर पक्का, गड़बड़ मत करना, नहीं तो 10 साल लिखते बढ़ जाओगे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मतलब। और इसमें ये वाला सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, 3 साल के लिए अपॉइंट किया, वापस अगली बार 1 साल के लिए भी करना रहा तो भी वो 5 साल पूरे नहीं हो गए, टर्म एसआर पास करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके पक्का? ओके तो ये करते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट इसके साथ में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का न्यूली ऐड हुआ। अब ये न्यूली ऐड में एक छोटा सा इशू है मालिक। ओके इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आप न्यू मॉड्यूल देखते हो जो दिसंबर 2020 में रिलीज हुई है, जो अपने लिए एप्लीकेबल है मई 21 और नवंबर 21 के लिए, वहां पर उन लोग ने कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर किया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली एग्जॉस्टिव लेवल पे कवर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने बहुत कम कवर किया है। और वो एग्जॉस्टिव लेवल उन्होंने नवंबर 20 के आरटीपी में दिया था। यानी अब मैं क्या बता रहा हूं, समझ वश करो। जब मैंने नवंबर 20 की आरटीपी उठाई, उसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ओके अगले पॉइंट के लिए जो डिस्कशन करेंगे 5 पॉइंट है। और आपका जो मॉड्यूल दिसंबर 20 में रिलीज हुआ, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है। ओके उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट नहीं डिस्कस किया हुआ है। ओके तो मैंने नोट्स में, अपने नोट्स में मैंने मॉड्यूल के बेस पे रखा हुआ है, तो अपने नोट्स में सिर्फ 1 पॉइंट डिस्कस्ड है। लेकिन मैं क्लास में जो डिस्कशन कर रहा हूं वो 2 3 4 भी कर रहा हूं, ताकि अपने दिमाग में रह जाए। ओके वो आरटीपी 21 की जब आएगी तब अपने को समझेगा वो रिलेवेंट है कि नहीं है। ओके तो और वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो ऑल टुगेदर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वापस वो नोट्स में रेडी रहेगा आपके पास। ये तो जो स्क्रीन पे नोट्स जा रहे हैं वो अपने पास ऑलरेडी रेडी रहेगा। ओके तो आपने को लिखने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझा दिया हो क्या पॉइंट है। अब सीन ये है, मेरे को बताओ कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये वाला, यही आंसर ना पूरा, ये आंसर ना। ओके क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए? बिना डिन के तो काम ही नहीं होगा, ये तो क्लियर है। पर ये खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए नहीं, सारे डायरेक्टर को डिन चाहिए, बिना उसके वो डायरेक्टर ही नहीं बन सकता। DR2 कैसे फाइल देगा? DR2 कंपनी को कैसे देगा बिना डिन के? तो डिन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिन के अलावा और एक कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया गया है, जो लास्ट ईयर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के टाइम पे लाया गया था। ओके उनको ये ध्यान में नहीं था कि कोविड की सिचुएशन आ जाएगी, तो कोविड के पहले वाला ये अमेंडमेंट था। ओके कोविड की वजह से उसमें एक्सटेंशन आते गए, और वो एक्सटेंशन क्या है ये समझते हैं। ओके एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, एक इंस्टीट्यूट बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने एक इंस्टीट्यूट बनाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो डेटा बैंक मैनेज करेगी। डेटा बैंक मतलब डेटाबेस, जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो अपना नाम देंगे। ओके वो नाम जब देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो उनके क्राइटेरिया है।
तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक में अगर आपका नाम नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैं क्या बोल रहा हूं समझने शुरू। पहला क्वेश्चन, डेटा बैंक कौन मैनेज कर रहा है? इंस्टीट्यूट। कौन सी इंस्टीट्यूट? अपनी आईसीआई नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये इंस्टीट्यूट है जो एमसीए ने बनाई है और उनके पास एक डेटा बैंक है। डेटा बैंक मतलब डेटाबेस है, यानी एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा उनको कि हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओनली फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो अदर डायरेक्टर। अगर तेरे को नॉर्मल डायरेक्टर बनना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनना है, तो तेरे को डेटा बैंक में आने की जरूरत नहीं है। और जिसको नहीं भी बनना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन आपको नाम डालना है डेटा बैंक में, डलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देयर इज नो कंपल्सरी कि ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीड टू पुट देयर नेम इन डेटा बैंक। इट्स ए डेटा बैंक जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये यूज कब होगा ये समझ लो, ये यूज होगा तभी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना होगा तब, उसके अलावा नहीं है। तो डेटा बैंक है, डेटा बैंक मैनेज कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये वर्डिंग याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मैनेज कर रहा है। इसमें आपको नाम देना जरूरी है। आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है, एक तो 1 साल के लिए नाम दे सकते हो, एक तो 5 साल के लिए नाम दे सकते हो, और एक लाइफ टाइम के लिए दे सकते हो। तो उसके हिसाब से फीस होगी 1 साल, 5 साल और लाइफ टाइम। ओके, अगर आप 1 साल की देते हो तो लॉजिक समझने का शुरू करो यार। 1 साल हो गया तो रिन्यू वापस करना पड़ेगा, 5 साल हुआ तो रिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग दे दिया तो फीस रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 साल दिया है और 5 साल दिया है तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, और वो रिन्यूअल 30 डेज बिफोर होना चाहिए। 1 साल एक्सपायर होने के 30 डेज बिफोर, 5 ईयर्स एक्सपायर होने के 30 डेज बिफोर रिन्यूअल होना चाहिए। रिन्यूअल मतलब फीस यार, इन शॉर्ट मतलब उधर जाके फीस वापस भरनी होगी, आपको वापस एप्लीकेशन देना होगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर लगाना होगा, डिन लगाना होगा, और आपको बताना पड़ेगा कि हमको ये रिन्यू कराना है। और वापस आप रिन्यू कैसे भी करा सकते हो, 1 साल, 5 साल और 10 साल। इधर तक सबको क्लियर है? जैसे ही आप डेटा बैंक में नाम डालोगे, आपका नाम जैसे ही डेटा बैंक में एंटर कर दिया जाएगा, आपकी फीस चली जाएगी। आपको एक एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए रहेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, 60% पासिंग है उसका। ओके, जो क्राइटेरिया एमसीक्यू जैसे ही बेस्ड है, वो एग्जामिनेशन देनी होगी। ये एग्जामिनेशन आपको जो कंडक्ट करेगी वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही होगी, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। आपको जो आपका डेटा बैंक में आपने 1 साल दिया हो, 5 साल दिया हो या 10 साल दिया हो, लाइफ लॉन्ग दिया हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको ये एग्जामिनेशन विद इन 1 ईयर पास करनी होगी। विद इन 1 ईयर अगर आप पास नहीं करते हो, ओके, विद इन 1 ईयर अगर आप पास नहीं करते हो एग्जामिनेशन, तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा डेटा बैंक से, तो वापस आपको फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर लाइफ लॉन्ग भी दिया होगा फीस, तो भी अगर विद इन 1 ईयर आपने एग्जामिनेशन पास नहीं की तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। किसमें से निकाला जाएगा? डेटा बैंक से। और डेटा बैंक से निकल गया, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, यानी ये जो लिस्ट देखी आपने, भले ये लिस्ट फुलफिल हो रही होगी, लेकिन डेटा बैंक का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। वो रूल्स आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किए, रूल्स है, डेटा बैंक में नाम नहीं है, खत्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही डेटा बैंक में नाम दिया तो कितने साल में एग्जामिनेशन पास करनी है? विद इन 1 ईयर। ओके, ये एग्जामिनेशन पास करनी है। सर क्या ये एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन है? आंसर इज यस। अगर आप कभी डायरेक्टर रहे हो पिछले 10 साल में, ओके, लिस्टेड कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बने हो आप, लिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे ये क्राइटेरिया अपन ने देखे वैसे क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो, आप डायरेक्टर बने हो, पिछले 10 साल का उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको एग्जामिनेशन से माफी है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैं 5 साल, पिछले 5 साल में डायरेक्टर था लिस्टेड कंपनी का, लेकिन 2 लिस्टेड कंपनी थी मेरे पास, लिस्टेड कंपनी ए, लिस्टेड कंपनी बी, और पिछले 5 साल यानी 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल में डायरेक्टर था कंपनी ए का भी, कंपनी बी का भी। दोनों कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। अभी मैं क्या बोलूंगा, मेरे को तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? 5 साल या 10 साल, क्योंकि 2 कंपनी में बनाना। आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा आ सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 साल आपको काउंट करना है लिस्टेड कंपनी का, तो ये लोग समझाते हैं क्लियरली, एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं कि 10 साल जो काउंट किया जाएगा, अगर उसमें आप 2 या 2 से ज्यादा कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो एक टाइम पे, वो एक ही साल गिना जाएगा। समझ में आया? यानी वो 5, 5, 10 नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप तो एक ही टाइम पे टेन्योर 10 ईयर्स होना चाहिए, आपका टेन्योर 10 ईयर्स होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आया? बस ये न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। तो अभी इसमें से सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में या अपने मॉड्यूल में क्या कवर्ड है, मॉड्यूल, न्यू मॉड्यूल में बात कर रहा हूं, न्यू मॉड्यूल में ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, इधर एक बार देख लो। ओके, ये आपका स्क्रीन पे देखो, ये पेज नंबर 9 पे रहेगा आपके, अगर आप नोट्स में देख रहे हो तो देखो, पॉइंट नंबर 1.8, कंप्लायंस रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वर्डिंग्स पे फोकस करो, कंप्लायंस रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन एलिजिबल, एलिजिबल मतलब एलिजिबिलिटी अपन ने ऊपर देखी, जो चार्ट बनाया वो एलिजिबल है, एंड विलिंग, और तू बनना चाहता है तो यहां पर देख लो, पढ़ लो। और ये रूल्स है, रूल 6 ड्राफ्ट किया हुआ है, सीजी ने निकाला, रूल्स में है, एवरी इंडिविजुअल विद इन ए पीरियड ऑफ 13 मंथ्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट। कुछ समझ में आया? यानी ये जब अमेंडमेंट एक्ट आया था पिछले साल आया, जनवरी में आया ये, तो ये लोग ने क्लियर किया कि जो अभी ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनका क्या, ये तो आप बोल रहे हो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले हैं, जो ऑलरेडी बोर्ड पे है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनका क्या? तो उन्होंने बोला कि अगले 13 महीनों में आप अपना नाम कभी डलवा दीजिए।
समझा? पहली लाइन किसके लिए समझ में आया क्या? पहली लाइन किसके लिए समझ में आया? एग्जिस्टिंग, क्योंकि इसके पहले भी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड पे रहेंगे ना मालिक, तो ये एग्जिस्टिंग के लिए है। तो इसका रिलेवेंस अभी थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 साल निकल चुका है, ये 13 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं अमेंडमेंट एक्ट को, तो ऑल टुगेदर नाम वाम आना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें अमेंडमेंट आते हैं, कोविड की वजह से इसमें प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ, कोविड की वजह से आप नहीं निकले, एग्जामिनेशन नहीं दी, एग्जामिनेशन प्लस माइनस हुए, टाइम का प्लस माइनस हुआ, ये सिनारियो। तो इन लोग ने पहला पॉइंट दिया 13 मंथ्स ऑफ कमिटमेंट, और हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगला पॉइंट अगर बी समझेगा तो आपको समझेगा कि जो अभी बनना चाहता है, कुछ समझा मालिक? ओके, इन ए कंपनी आफ्टर सच कमिटमेंट शैल बिफोर सच अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अपॉइंटमेंट होने के बाद नहीं, पहले, पहले, ओके, बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट। अब ये इंस्टीट्यूट कौन दी है? अपनी आईसीआई नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो खाली वर्ड इंस्टीट्यूट दिया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर? 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम, उसके हिसाब से फीस होगी। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप्स एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। और सब रूल 2 में मैंने आपको बताया रिन्यूअल करना। रिन्यूअल कैसे करना है बेटा, बताओ? रिन्यूअल कैसे करना है? फीस तो देना ही है, फीस तो ये देना ही है 30 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट डेट। लाइफ टाइम रहा तो रिन्यूअल की जरूरत होगी क्या? नहीं, बस ये लॉजिक याद रखना। पर वो अपने मॉड्यूल में नहीं दिया है तो मैंने इसमें रखा नहीं है। सब रूल 2 समझा? तो मैंने सब रूल 2 कहां से समझा? आरटीपी समझा। तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूं, इसको स्क्रीन पे देख लो। यानी अब इसको एक बार लास्ट कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जहां पर ये अपन एंड करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे को बताओ, ओके, किस में नाम आना चाहिए उसका? बिफोर अपॉइंटमेंट किस में नाम आना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिफोर अपॉइंटमेंट किस में नाम आना चाहिए? डेटा बैंक। डेटा बैंक कौन मेंटेन कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये समझ में आया? ओके, और डेटा बैंक में कितने साल के लिए नाम जा सकता है? 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। इतना अपना मॉड्यूल का डेटा है, ठीक है। इसके अलावा और बेसिक डेटा भी है, मतलब इनके साथ एप्लीकेशन में क्या क्या जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट एकदम इजी है और वो आगे रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में कवर है, इसलिए मैंने इधर नहीं किया हुआ है। मतलब जैसे नाम देना होगा, एड्रेस देना होगा, पैन नंबर देना होगा, डिन नंबर देना होगा, अदर कोई नंबर है उसके आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ओके, आप टेम्परली किधर रिसाइड कर रहे हो, आपका ऑफिस प्लेस कौन सा है, आप कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो, कौन सी कंपनी में डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कौन सी कंपनी में आप मैनेजरल पोजीशन प्ले करते हो, कौन सी कंपनी में केएमपी प्ले करते हो, ये सारे डिटेल्स है। वो एक है, पर वो उसको मैं इधर लंबा लाइन डाल के मतलब नहीं है, वो रजिस्टर में आएगा तो वो सिमिलर है, तो मैं बता दूंगा उस टाइम पे, ओके। तो लेकिन वो ये एप्लीकेशन देते वक्त है, ओके। यहां तक अपना मॉड्यूल कवर्ड है। अब मैं आरटीपी से एडिशनल चीजें बता रहा हूं। आरटीपी से एडिशनल चीजें क्या है, ओके। यहां पर रिन्यूअल होता है जो सब रूल 2 में है, समझ में आया? रिन्यूअल कब करना होगा? बिफोर 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ क्या, कौन सा ईयर? 1 ईयर और 5 ईयर, ओके। लाइफ टाइम के लिए रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। इधर तक क्लियर है? ओके। और एक मैंने क्या बताया था, और एक पॉइंट क्या अपडेट किया था मैंने, क्या देना पड़ेगा रिन्यूअल के साथ में? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, ओके। एग्जामिनेशन क्लियर होनी पड़ेगी, तो एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। ये एग्जामिनेशन यूजुअली ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन प्रोफेशनली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होती है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेस करो, तुम खुद असेस करो, ओके। ये एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, और ये एग्जामिनेशन जो दोगे आप, ओके, ये कितने टाइम में देनी है आपने को? आपने एप्लीकेशन दिया होगा, कितने टाइम में देनी है? विद इन, एप्लीकेशन देने के बाद, अरे बताया था ना मैंने रे, एप्लीकेशन देने के बाद कितने? विद इन 1 ईयर। नहीं, कंफ्यूज मत करो। 30 डेज क्या था? 30 डेज फॉर रिन्यूअल। अपना मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइसेंस, एंड दो चीजें, एक तो लाइसेंस को रिन्यू रखना होगा और लाइसेंस को वैलिड बनाना होगा। लाइसेंस रिन्यूअल कब होगा? 1 साल और 5 साल के लिए, तो उसमें भी 30 डेज पहले करना होगा। और लाइसेंस को वैलिड रखने के लिए एग्जामिनेशन देनी होगी। कुछ समझ में आया? और ये ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ये मतलब इजीली पास होता है ये। मतलब जो ये अपने सेक्शन है नहीं, यही है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, वही बताएंगे और आपको कंक्लूसिव बताएंगे कि इसमें ये आप आ गए तो आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो ये एग्जामिनेशन बहुत इजी है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, तो ये विद इन 1 ईयर देनी है, ओके। अगर आप इसमें फेल होते हो मतलब ये आप एग्जामिनेशन नहीं देते हो या फेल हो गए, तो इस केस में आपका नाम रिमूव किया जाएगा। किसमें से? डेटा बैंक में से। हाँ मालिक, रिमूव किया जाता है डेटा बैंक से, यानी आपको फ्रेश एप्लीकेशन वापस देना पड़ेगा। हाँ दो ना, 1 साल तक कभी दो, 1 साल तक पास हो जाओ कभी। अरे इट्स लाइक योर डीसा एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम दो, 1-1 महीने में वैलिडिटी उनकी कुछ दो, और उसमें वो चेंज भी कर रहे बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन।
नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ही नहीं, तुमको पास होना है 1 साल के अंदर। तुम अगले महीने में पास हो, उसके 2 महीने में पास हो, कभी दो, तुम एग्जामिनेशन 1 साल में क्लियर करो। ये अगर समझो किसी ने लाइफ टाइम का भर दिया, 1 साल या 5 साल का, और बाद में पास नहीं हुआ, तो वापस फीस भरने का, वापस रिफंड, रिफंड कुछ भी नहीं है। क्या है रिफंड? रिफंड किससे मांग रहा है रिफंड? नहीं, 1 साल तो किससे मांग रहा है रिफंड? किससे मांग रहा है रिफंड? रिफंड किससे मांग रहा है वो तू देख। ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या हुआ भाई? गवर्नमेंट को दिया ना तूने, गवर्नमेंट है ना यार, गवर्नमेंट के लिए सेवा की है तूने, सेवा भाव से दे, भूल जा। एप्लीकेशन प्रोसेस करने की फीस लगती है ना हमारे इधर, हमारे भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी ना यार, समझा? रिफंड, रिफंड की बातें कर रहा है भाई यश। तोड़। तो इसमें से एग्जम्पशन है क्या? स्क्रीन पे देखो, हाँ खाली, इसमें से एग्जम्पशन है क्या? एग्जामिनेशन किसको देनी नहीं चाहिए, किसको देनी नहीं पड़ेगी? अगर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। किस चीज का? आप या तो आप KMP हो या डायरेक्टर हो। कौन सी कंपनी में? ओके, 3 तरह की कंपनी, लिस्टेड, ओके, अनलिस्टेड, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, 10 करोड़ या ज्यादा, वही पहला लिमिट 10, 50, 100, पर 50, 100 मत लगाना, खाली 10 वाला ही, 10 करोड़ के ऊपर का पेड अप शेयर कैपिटल है। और एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड ही हो गया ना? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी, जैसे लाइक स्पेशल एक्ट में कोई बनी हुई है, फॉर्म हुई है कंपनीज, और बॉडी कॉर्पोरेट है, LIC जैसा है, या तो LIC से ज़्यादा वी कैन डिस्कस लाइक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो लिस्टेड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो कंपनीज में अगर तू है डायरेक्टर बोर्ड पे, दे आर नॉट इनटू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी, दे आर नॉट कंपनी, दे आर बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बहुत, एक बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेशन भी आता है, कंपनी, लिस्टेड कंपनी बोला मतलब कंपनी होती है खाली, तो इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, ऐसा है। बहुत सारे, न्यू एश्योरेंस, इंडिया एश्योरेंस वो वाला जो है वो आ सकता है, उसमें तूने काम किया जो लिस्टेड है पर। हाँ, गवर्नमेंट भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट आ गया ना, बॉडी कॉर्पोरेट पर लिस्टेड होनी चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन कंपनी। अगर ये लोग खाली लिस्टेड रखते तो खाली लिस्टेड के ऊपर था, ऐसा है। दैट्स इट, ये पॉइंट है। इधर ये जो रेड में लिखा है मैंने वो क्या है? RTP वाला पोर्शन है। अगर RTP 21 में ये आता है तो आपके लिए रिलेवेंस होता है, नहीं तो मतलब आप समझ लो ये सिर्फ बैंक, ये ऊपर ब्लैक वाला है, ये रिलेवेंस है। ये एक बॉक्स है जो एलिजिबिलिटी के साथ में आपको क्राइटेरिया दिखना है। दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ज़्यादा एक बार रीड मार के इग्नोर करने का, ज़्यादा हेडेक नहीं करने का। ओके, बस MCQ मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा पोर्शन है एक्सेप्ट पहला पोर्शन वो MCQ है। तो आप देखोगे कितना बड़ा स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का खत्म हुआ है मालिक। क्लियर? ओके, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पर अपनी कहानी क्या क्या खत्म हुई है एक बार खत्म कर लेते हैं इसको, और उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चालू करते हैं। यानी यहाँ पर अपन ने क्या क्या खत्म किया, ये वोटेड इंडिविजुअली छोड़ दो एक बार के लिए, मैं खत्म करने की बात कर रहा हूँ। इधर क्या क्या खत्म हुआ, स्मॉल शेयर होल्डर गया, ये गया, ये गया, ये गया। क्लियर? अपने अभी यानी अगर टाइप्स देखा जाए तो सब हो गए। अभी खाली 2 एडिशनल पॉइंट है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, 2 एडिशनल पॉइंट और डिस्क्वालिफिकेशन, ये साथ में खत्म करेंगे अपन, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर भी अपन कंटिन्यूस 2 घंटे का रखेंगे, तो ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर 2 घंटे का खत्म करेंगे। तो यहाँ पर अपने गए डायरेक्ट। क्लियर मालिक? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चालू करते हैं। क्या खाने वाले हो?